वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के उन टॉपिक्स के बारे में विच आर टू इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, जैसे हेल्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी हैव टू स्टडी। तो अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के बारे में जो हेल्थ की बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स है। फिर बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। यानी हेल्थ एक ऐसी क्वालिटी है लाइफ की जिससे एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को हर एक डायमेंशन में मोस्ट इफिशिएंट वे में जी सकता है, एंड जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग बेस्ट विद हिमसेल्फ तो वो अपने से जो भी एसोसिएटेड लोग हैं उनके लिए भी अच्छा कर सकता है। एंड हेल्थ जो एक ऐसी चीज है विच कैन बी अचीव्ड, मेंटेन्ड एंड इम्प्रूव। यानी हेल्थ ऐसा नहीं है कि एक बार आपको हेल्थ मिल गई, या फिर जो हेल्थ है वो कुछ ही लोगों को मिल सकती है, कुछ ही लोग जो है वो हेल्दी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हेल्थ है वो हर कोई अचीव कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है अगर प्रॉपर जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स जो है वो प्रॉपरली सप्लाई की जाए। सो एवरी ह्यूमन कैन हैव दिस। फिर बात करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, तो ये डेफिनेशन बहुत ही कॉमन है जो WHO ने दी है। That is, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of any disease। यानी जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डिजीज नहीं है, so you would be said as a healthy person, बल्कि जो हेल्थ है उसमें आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल ये सारी चीजें जो है वो भी इन्वॉल्व होती हैं। फिर हम बात करें व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो जो इसके बेसिक डायमेंशंस है वो है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, जो कि एक दूसरे से को-रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम जब बात करें कि हमारी जो बॉडी है वो देखने में प्रॉपर लगे, उसमें किसी भी तरह की कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी ना हो, या फिर किसी भी तरह का कोई अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो एक आपका फिजिकल एस्पेक्ट हुआ। और उसके साथ में ही आपके जितने भी बॉडी सिस्टम है, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो। सो दैट इज द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अगर ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर काम कर रही है, दैट मीन्स यू आर फिजिकली फिट एंड फिजिकली हेल्दी। फिर सेकेंड है आपका मेंटल एस्पेक्ट, यानी जो मेंटल डायमेंशन है हेल्थ का वो ये बोलता है आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो इमोशनल एटीट्यूड्स है, वो सारी चीजें बहुत बैलेंस्ड हो। आप जो है अपने आप को जो है अपना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, आप मेंटली साउंड है, आप चीजों को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से खुद को और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो तो है, आप देखने में भी अच्छे हैं, आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, आपके सारे जितने भी बॉडी फंक्शंस है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बट अलॉन्ग विद दैट आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना मेंटल बैलेंस भी बना के रखें। एंड जो मेंटल डायमेंशन है उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप में कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है दैट मीन्स यू आर मेंटली फिट। मेंटली फिट होने का मतलब ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस क्रिएट करके रखें। देन द थर्ड थिंग इज सोशल। सोशल डायमेंशन है वो इस बात पे फोकस करता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपसे एसोसिएटेड लोग हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका। मीन्स अगर आप फिजिकली मेंटली फिट हैं दैट्स सो गुड, बट उसके साथ ही आपको सोशली भी साउंड होना चाहिए। सोशली साउंड का मतलब यही है कि आपसे जुड़े जो भी लोग हैं, आपका उनके साथ बिहेवियर कैसा है, आप उनका कैसे रिएक्शन देते हैं, वो आपसे किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं आपके सोशल डायमेंशन में। ये जो तीन है ये बेसिक डायमेंशन है और इन्हीं से जुड़े हैं ये बाकी 7 डायमेंशंस जो इनसे ही आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, बट दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स। The very first one is emotional dimension। Emotional dimension में आता है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आती हैं आपकी इमोशनल डायमेंशन में। फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन, मतलब आप जो है आपका जो डिवाइन पावर्स है उनमें कितना फेथ है, आप किस तरह से आप उन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को लेते हैं, या फिर आपका उनके लिए कैसा रिएक्शन है। दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर दिस स्पिरिचुअल डायमेंशन। Then third is vocational dimension। vocational का मतलब है आपके ऑक्यूपेशन से। vocational dimension में आता है कि जो भी आपकी पोटेंशियल है, जो भी आपकी एबिलिटीज है, उस हिसाब से आप जो जॉब कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स जो आपका vocational dimension ऑफ हेल्थ है दैट इज ऑल्सो गुड।
देन कम्स एजुकेशनल डायमेंशन, जो एजुकेशन है वो आपकी हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है। जब आप एजुकेटेड होंगे आपको पता होगा कि आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सो आप उस हिसाब से चीजें करेंगे। सो दैट कम्स अंडर एजुकेशनल डायमेंशन। न्यूट्रिशनल डायमेंशन की बात करें तो जो न्यूट्रिशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी की भी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सो जो गुड न्यूट्रिशन है दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द हेल्थ, दैट कम्स अंडर न्यूट्रिशनल डायमेंशन। फिर है आपका इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन्वायरमेंटल डायमेंशन का मतलब है कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, आसपास के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगी, वो जो इस पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन है, हाइजीनिक प्लेस है, लोग जो है वो बहुत अच्छे से रहते हैं, सो आप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज द इन्वायरमेंटल डायमेंशन। देन द सेवेंथ इज क्यूरेटिव एंड प्रिवेंशन। यहाँ पर क्यूरेटिव और प्रिवेंशन का मतलब है कि जो हेल्थ का एक डायमेंशन है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं देन यू हैव टू क्योर द थिंग। ऐसा नहीं कि आप बीमार हो गए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो भी एक हेल्थ का एस्पेक्ट है कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डू द क्योर ऑफ दैट, कि आपको वो चीजें ठीक भी करनी है। एंड प्रिवेंशन का मतलब है कि आप जो भी डिजीजेस के बारे में बात करें जिसकी प्रिवेंशन की, जैसे अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, सो प्रिवेंशन इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। तो ये सारे जो डायमेंशंस हैं ये हेल्थ के डायमेंशंस हैं जो कि आपकी हेल्थ से जुड़े हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम बात करें व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन के बारे में। हेल्थ एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पर है द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्विंग पीपल इन लर्निंग अबाउट हेल्थ एंड डिजीजेस, मेकिंग एफर्ट्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ and facilitating them to act appropriately for overcoming ailments and promoting a positive health is health education। अगर आप इस पूरी डेफिनेशन को देखें हेल्थ एजुकेशन की, तो यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी है जो भी हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन पहली चीज, इट इज अ प्रोसेस। हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है लोगों को इन्वॉल्व करने का, ताकि उनको हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में बताया जा सके। सो दैट वी आर स्टडिंग हेल्थ एजुकेशन, ताकि हमें हेल्थ और डिजीजेस के बारे में पता चले, और जब हम एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर कहीं पर जाएं तो हमें इस बारे में भी नॉलेज हो। सेकेंड है मेकिंग एफर्ट्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन का जो दूसरा काम है वो ये हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करना, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करना। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग देम टू एक्ट अप्रोप्रिएटली फॉर ओवरकमिंग एलिमेंट्स, यानी उनको इस चीज को बताना, इस चीज को करने के लिए कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उससे ओवरकम कैसे करना है, उससे क्योर कैसे करना है, उसके बारे में उन्हें बताना। एंड प्रमोटिंग अ पॉजिटिव हेल्थ इज हेल्थ एजुकेशन। ये चार चीजें जो है ये पूरी ही हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन को बताती हैं कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्यों है, क्या है। हेल्थ एजुकेशन जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन वालों को पढ़ना है, फिर जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं सिर्फ उनके लिए हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन इज फॉर ईच एंड एवरीवन। और जो हेल्थ एजुकेशन है, WHO भी जो है वो हेल्थ एजुकेशन का काम करता है, मतलब लोगों को एजुकेट करने का काम करता है, उनको बताने का, उन्हें अवेयर करने का, किस तरह से हेल्थ एंड डिजीजेस जो है वो होती हैं, किस तरह से हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आपको किस तरह से उसको ओवरकम करना है, क्योर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। एंड ओवरऑल थिंग इज कि आपको अपनी पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना है, ये हेल्थ एजुकेशन का काम है। एंड हेल्थ एजुकेशन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग दीज ऑल थिंग्स। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सो यहाँ पर ये तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, यानी हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्या उसके उद्देश्य होते हैं। इसके एम की बात करें दैट इज टू प्रमोट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। बट उस एम को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीजें की जाती है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज इन्फॉर्मिंग पीपल और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ नॉलेज। हेल्थ एजुकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्मिंग पीपल, लोगों को बताना, हेल्थ के बारे में नॉलेज देना। जब तक उन्हें पता नहीं रहेगा कि कोई ऐसी बीमारी है या फिर ये जो डिजीज है वो किस तरह से होती है, या फिर जो डिजीज है वो किसको होती है, तो जब तक उनको इस बारे में पता नहीं है दे कांट डू एनी प्रिवेंशन, दे कांट डू क्योर फॉर दैट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है टू एजुकेट देम या फिर इन्फॉर्म देम अबाउट द हेल्थ, अबाउट द डिजीज। सेकेंड थिंग इज मोटिवेटिंग पीपल, उनको बताने के बाद उन्हें
उन्हें मोटिवेट भी करना कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है उसको प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड है गाइडिंग देम इनटू एक्शन। पहली चीज है उनको इन्फॉर्म करना, उनको मोटिवेट करना, एंड थर्ड थिंग इज गाइडिंग देम इनटू एक्शन, यानी कौन कौन सी हेल्थ प्रैक्टिसेस उन्हें करनी है और वो किस तरह से करनी है, ये चीज डेवलप करना इज गाइडिंग देम इनटू एक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलाती है जहां वो हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या फिर लोगों को हेल्थ डिजीजेस के बारे में बताने के लिए कौन सी डिजीज किस तरह से होती है। अगर अभी आप कोरोना की बात छोड़ दें, उसके पहले की भी बात करें तो मलेरिया जब बहुत ज्यादा हो रहा होता है तब बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि जो मलेरिया है वो किस तरह से होता है, उसके लिए आपको कौन कौन से प्रिवेंशंस लेने चाहिए, अपने आसपास क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर अगर आप घर में कोई चीज कर रहे हैं, किसी भी तरह की आप क्योर घर पे करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी हेल्थ एजुकेशन का ही पार्ट है जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, जो पोलियो है उसका भी कैंपेन चल रहा है, तो वो इसलिए है वो लोग घर घर जाके लोगों को बताते हैं किस तरह से चीजें उन्हें करनी है, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें चीजें कैसे करना है ये भी बताते हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फिर हम बात करेंगे डाइट, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, विच कम्स अंडर योर बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन टॉपिक। तो सबसे पहली चीज है व्हाट इज फूड। फूड इज व्हाट पीपल एंड एनिमल ईट टू लिव, यानी जो भी लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, दैट ऑल इज फूड एंड इट इज ईटन बाय लिविंग थिंग टू प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। और दूसरी चीज क्या है, फूड ऐसी सब्सटेंस है या फिर ऐसी चीज है जो लोगों को एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेकंड थिंग इज डाइट। सो व्हाट इज डाइट? डाइट इज द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो है वो खाता है एक बार में या फिर एक दिन में, दैट इज नोन एज द डाइट। Then comes what is balanced diet. So that is the most important thing जिस पर based questions कई बार पूछे जाते हैं, what is balanced diet? So diet that contains all the vital nutrients, vital मतलब जो life के लिए important है, required by the human body is called a balanced diet. एक ऐसी डाइट जो इन सारे न्यूट्रिएंट्स से रिच हो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। जो बैलेंस डाइट है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि वो किस इंडिविजुअल के लिए है, वो मेल है या फीमेल है, उसका एज ग्रुप क्या है या फिर उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, जहां वो रहते हैं वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उनकी चॉइसेस क्या है, उनकी साइकोलॉजिकल चीजें क्या हैं और या फिर उनके जो कस्टम ट्रेडिशंस क्या है, इस पर डिपेंड करती है डाइट। बट बैलेंस डाइट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी वो डाइट ले रहे हैं उसमें उनको वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए जो उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है एज पर सर्कमस्टांसेस। फिर हम नेक्स्ट बात करें व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड converting it into energy and other vital nutrients required for life। यानी न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है जहां पर आप फूड का इनटेक करते हैं सो दैट आपने जो फूड लिया है, फूड में जो है न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो आप उस फूड को इनटेक करते हैं, बॉडी में जो फूड जाता है वहां पे ब्रेक डाउन होता है उसका और आपको उस फूड से वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी में सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स वाइटल है वो हमारी बॉडी उस फूड से ले लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जहाँ पे इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन का मतलब आप इनटेक करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी आप इनटेक करते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो वहां पर क्या है कि आपने जो फूड इनटेक किया है उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं और वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिंपलर सब्सटेंसेस में है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में आ चुके हैं, वो बॉडी में एसिमिलेट हो जाते हैं, उनका बायोसिंथेसिस होता है एंड आफ्टर दैट जो चीजें हैं वो एक्सक्रीट हो जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस व्हिच कम्स अंडर न्यूट्रिशन। अब बात करें कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी जो न्यूट्रिशन में हम जो चीजें लेते हैं, जो प्रोसेस है वो होता है वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए। एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड इन फूड
that provide us with energy that facilitates repair and growth and help to carry out different life processes. तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो कंपाउंड है, वो सब्सटेंसेस है, वो मॉलिक्यूल्स है जो हमें चाहिए एनर्जी के लिए, बॉडी में रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए, और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा। उन सब के लिए हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। फिर बात करें व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, या फिर न्यूट्रिएंट्स को हमने किस तरह से क्लासीफाई किया है। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जिनका काम बेसिकली जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का होता है या फिर बॉडी में रिपेयर करने का, टिश्यू रिपेयर का काम होता है, जो कि है फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो है इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। फिर है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो इज मतलब स्मॉल अमाउंट, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चाहिए दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो आपके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। फिर बात करें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पर अलग अलग न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन है, बट अगर हम कंबाइंड फंक्शन की बात करें तो जो न्यूट्रिएंट है दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। सेकेंड है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, जो कि प्रोटीन का काम होता है। फिर है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये इसके लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द ब्लड वेसल, बोन्स एंड लिगामेंट्स, उसके लिए भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो चीजें उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। फिर है हेल्प इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें हैं उनके बीच में बैलेंस बना के रखना इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। फिर हम बात करें कि कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सो देयर आर टोटल 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है लिपिड्स या फिर जिन्हें हम फैट्स बोलते हैं, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ इज मिनरल्स, लास्टली इट इज वाटर। वाटर इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। फिर हम सबसे पहले बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट है विच इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो क्या होता है, किससे बना होता है, क्या काम करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो है शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। ये जो तीनों चीजें हैं ये कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप होते हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी का मेजर सोर्स होता है। हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, और 60 से 100% ऑफ कैलोरीज जो है वो हमें यहीं से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो CHO से बना होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मींस इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला जो है वो CmH2ON है। कि हम अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करें, द वेरी फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स। ये है सिंपल शुगर, जो कि शुगर है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज सिंपल शुगर, जिसको हम मोनोसैकेराइड के नाम से जानते हैं, जो कि होता है ग्लूकोज। ब्लड शुगर जो है उसको हम ग्लूकोज ही कहते हैं। हम जो चीजें लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, बट बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए जो चाहिए दैट इज ग्लूकोज। देन इज फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है वो आपका हनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। देन देयर इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज के ब्रेक डाउन के बाद बनता है, विच इज ऑल्सो अ सिंपल शुगर दैट इज मोनोसैकेराइड। जो सिंपल शुगर है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है और हमारी बॉडी को वही फॉर्म चाहिए होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड इज डाइसैकेराइड। यहाँ पर ये जो है 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सुक्रोज, जो सुक्रोज है वो टेबल शुगर है, जो शुगर हम यूज करते हैं, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलके बनता है। सेकेंड इज लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना है, जस्ट बिकॉज ये 2 मोनोसैकेराइड से बने हैं, तो यहाँ पर ये 2 मोनोसैकेराइड से जिनको मिलकर ये चीजें बनी है। थर्ड है माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं, जो कि आपको मिलता है सीरियल्स यानी अनाज से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जो ओलिगोसैकेराइड्स वो क्या होते हैं, तो 3 से 9 मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं और ये मोस्टली आपको वेजिटेबल्स में ही मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल है उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं, जो 2 होते हैं उसको हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं, 3 से
ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, और 9 से ज्यादा यानी 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से जो बना है उसको हम कॉम्प्लेक्स शुगर या फिर पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, जो कि है स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर्स, ये जो है पॉलीसैकेराइड के फॉर्म है। और जो बॉडी में स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो इसी फॉर्म में होता है, चाहे वो एनिमल में हो या फिर प्लांट्स में। स्टार्च की बात करें तो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जो 50% ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, कॉर्न, कैरेट, पोटैटोज, ये सब जो चीजें ये हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टार्च के फॉर्म में हम लेते हैं। स्टार्च जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एंजाइम की नीड होती है दैट इज अमाइलेज, जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। और स्टार्च का ब्रेक डाउन जो है वो माउथ से शुरू हो जाता है, जो कि होता है सेलिवरी ग्लैंड से। फिर हम बात करें यहाँ पर ग्लाइकोजन की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जो भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर बॉडी में जो भी स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट का वो हमारे स्केलेटल मसल में और लीवर में होता है, जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जब भी बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की तो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी में जहां भी नीड होती है वहां पर वो काम हो जाता है। और जो हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होता है स्केलेटल मसल और लीवर में। फिर बात करें डाइटरी फाइबर की, जो फाइबर है उनको हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। डाइटरी फाइबर है वो एडिबल पार्ट होते हैं प्लांट के, बट उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है और वो जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं होते, यानी वो किसी भी तरह से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ाते हैं। इनका जो काम है वो ये कि ये जो स्टूल है उसके बल को बढ़ाते हैं और उसको सॉफ्टन करने का काम करते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसका मेन फंक्शन तो यही है कि वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट है कि ये फैट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इज जो सेलुलोज है, यानी हम जो अभी डाइटरी फाइबर की बात कर रहे थे वहां से हमारा जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट है, जो जीआई ट्रैक्ट में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू जो फूड है या फिर जो हमारा बोबल है मूव करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। लैक्टोज जो है वो एक तरह का ग्लूकोज ही है, जो कि अभी मोनोसैकेराइड में हमने पढ़ा था। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया है, मतलब जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को इंकरेज करता है, जिसकी वजह से जो है लैक्सेटिव एक्शन होता है। उसके बाद जो ब्लड ग्लूकोज है ये इकलौता फ्यूल है जो हमारा सीएनएस यूज करता है। सीएनएस का मतलब है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो फ्यूल यूज करता है वो ब्लड ग्लूकोज का ही यूज करता है। अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है किसी वजह से तो वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। फिर दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल टू आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, उसके लिए भी ये फ्यूल प्रोवाइड करता है। जस्ट बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी का मेजर सोर्स है एनर्जी का। फिर हम यहाँ पर बात करें जो फाइबर्स के बारे में, उनका क्या फंक्शन होता है, तो फाइबर्स जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं उनका काम ये होता है जो भी हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो वाटर है उसको रिटेन करता है, सो दैट वहाँ जो बल्क है उसमें वाटर रहे। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं और ब्लड शुगर को भी नॉर्मलाइज करते हैं, और ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन को बना के रखते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें कि जो सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के वो क्या हैं, तो होल ग्रेन है, स्वीट पोटैटो, वाइट पोटैटो, बनानास, ड्राई फ्रूट, मिल्क, शुगर, व्हीट, हनी, मैपल शुगर, ये सारी चीजें जो है दे आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जहां से आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता है। फिर हम बात करें यहाँ पर फैट्स और लिपिड्स की, जो फैट और लिपिड्स जो है वो क्या हैं, वो किस तरह से बॉडी में काम करते हैं। तो फैट, ऑयल, वैक्सेस, ये सारी जो चीजें हैं ये बिलोंग करते हैं आपके लिपिड्स यानी फैट के, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, यानी जो फैट्स है वो आपके CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने हुए होते हैं। लिपिड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जो लिपिड्स है यानी जो फैट है 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज जो है वो मिलती है। जो बेसिक यूनिट है फैट का उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, जैसे हम अभी कार्बोहाइड्रेट में पढ़ रहे थे वहां पर जो बेसिक यूनिट है उसको मोनोसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फैट की जो बेसिक यूनिट है उसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, जिसमें 3 फैटी एसिड जो है ग्लाइसरॉल के साथ अटैच्ड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड। फिर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपके फैटी एसिड्स हैं या फिर जो ये लिपिड्स हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। सबसे पहला है सैचुरेटेड फैट्स। जो सैचुरेटेड फैट है ये बॉडी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, इनको हम डेंजरस बोलते हैं।
क्योंकि ये बॉडी में जो भी हार्ट डिजीजेज हैं उनको भी बढ़ाते हैं, इनकी वजह से हार्ट डिजीजेज जो हैं वो और होने की संभावना हो जाती है। अगर आप अपनी डाइट में इस तरह के सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। सोर्सेज की बात करें तो बटर, मीट, चीज, एग, कोकोनट ऑयल, चॉकलेट, केक, इन सब में जो है आपका सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करें मोनो अनसैचुरेटेड फैट की, तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो हमारा सैचुरेटेड फैट था और ये दोनों जो है ये अनसैचुरेटेड फैट है। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड है ये लोअर लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। तो एलडीएल है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, एचडीएल इज गुड फॉर आवर बॉडी। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनमें एचडीएल होता है। इनके सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल, पीनट, सोयाबीन, कॉर्न, ओलिव। फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो यहाँ भी लोअर लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल ही है, ये भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है हम इंक्रीज नहीं करते हैं। इनकी सोर्सेज की बात करें तो अनरिफाइंड सैफ्लॉर, कॉर्न, सिसमे, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है और ये बॉडी के लिए अच्छे फैट्स माने जाते हैं। फिर हम बात करें जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है, तो दो तरह का होता है, एचडीएल और एलडीएल होता है। जो एलडीएल है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, एचडीएल इज गुड फॉर आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, बाइल एसिड्स एंड विटामिन डी, इसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में भी बनता है और आप जो ऐसे फूड लेते हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा वहां से भी आपको ये चीज मिलती है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्ट डिजीजेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप आर्टरीज जो है वहां पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमने लगता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, विच लीड्स टू कोरोनरी डिजीजेस। फिर बात करें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, तो जो फंक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कैलोरी का। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज मिलना बंद हो जाती है, फिर वहां से एनर्जी मेटाबॉलिज्म होना बंद हो जाता है तो आपको यहाँ फैट से एनर्जी मिलने लगती है। इसलिए जो फैट है वो आपकी एनर्जी का सोर्स भी है। फैट जो है वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो फैट है वो कौन से टिश्यू में स्टोर होता है, सो दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। फैट जो है ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को इंजरी से बचाते हैं, यानी जैसे किडनी है या जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनके लिए एज अ कुशन काम करते हैं, जो कि फैट है। फिर है फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी हमारे जो विटामिन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट जो है ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर प्रोवाइड सैटिस्फैक्टी एंड डिलेज ऑनसेट ऑन हंगर, मतलब जो फैट है दे गिव्स अ सेंसेशन ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब आप जब फूड खाते हैं और आपको वहां पे जब प्रॉपर फैट अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ आपने जो है प्रॉपर अमाउंट में फूड खा लिया और आपको लगता है कि हाँ आपका पेट भर गया है और आपको भूख जो है वो काफी टाइम बाद लगती है। तो ये एक फंक्शन है फैट का। सेकेंड है ये आपकी जो डाइट है उसको फ्लेवर देता है और उसको पैलेटेबिलिटी देता है, मतलब आपको देखकर उसे खाने का मन होगा। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय फैट्स आल्सो। फिर हम बात करें यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फैट की, तो एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट, विजिबल फैट, इनविजिबल फैट, ये सारी चीजें हैं यहाँ से आपको फैट मिलता है। एनिमल की बात करें तो वहां से आपको मीट से, फिश, पोल्ट्री से, मिल्क प्रोडक्ट जो है, एग है, यहाँ से आपको फैट मिलता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल है, नट्स है, वहां से भी आपको फैट मिलता है। यहाँ पर बटर, क्रीम, फिश, पोर्क, ये सबसे भी फैट जो है मिलता है बॉडी में। फिर चीज, ओलिव्स, केक, नट्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो है ये भी आपकी बॉडी में फैट का सोर्स होती हैं। फिर बात करें अपने तीसरे न्यूट्रिएंट की, दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम सब जानते हैं, इट इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है, उनको बनाने का काम करता है। इसमें जो है CHO तो होता ही है, जैसे कि हमने फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, वहां पर भी CHO होता है, यहाँ भी CHO होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट उसके साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, अमीनो एसिड जो है वो इसका बेसिक कंपोनेंट होता है। हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के भी बेसिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। यहाँ पर भी 1 ग्राम प्रोटीन में जो है 4 कैलोरीज होती है। फिर यहाँ पे बात करें कि जो अमीनो एसिड है वो क्या होता है, 20 तरह के अमीनो एसिड जो है वो होते हैं, जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, पेप्टाइड
पेप्टाइड बनाते हैं, जो चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। हमारी बॉडी को अप्रोक्सीमेटली 20 तरह के अमीनो एसिड्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम दो तरह से बोलते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब होता है वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी जो है नहीं बनाती, इसलिए वो हमें अपने डाइट में और फूड सप्लीमेंट से लेना होता है। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जो है वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो उसके लिए हमें बाहर से लेने की नीड नहीं होती उसको। जो कि 11 है वो नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और 9 जो है वो एसेंशियल है जो कि हमें बाहर से लेने होते हैं। फिर हम बात करें कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। तो दो तरह से यहाँ पे प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब ऐसा सोर्स, ऐसा फूड सोर्स जहां से आपको जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि 9 है, वो सारे सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर आपको मिल रहे हैं तो वो आपके आपका कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। तो जो कंप्लीट प्रोटीन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल से मिलता है, जो भी उसके एनिमल सोर्स है वहां से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। इनकम्प्लीट की बात करें तो वो जहां से आपको मिलते तो है अमीनो एसिड्स, लेकिन कुछ कम मिलते हैं, जितने आपको 9 चाहिए वो सारे के सारे नहीं मिलते हैं। तो वो जो है आप जो प्लांट से लेते हैं, यानी जो भी आप ग्रेन्स, लिग्यूम, सीड्स, नट्स, इन सब से जो आप प्रोटीन लेते हैं वहां से मिलता तो है, बट दैट इज अ इनकम्प्लीट प्रोटीन। फिर बात करें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तो उसका जो सबसे पहला काम है, फिर इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ब्लड, मसल, स्किन एंड हेयर। तो इन सबका फॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन से ही होता है। फिर द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ आयरन, विटामिन, मिनरल, फैट एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इन सबको जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो भी प्रोटीन करता है। की टू एसिड बेस एंड फ्लूइड बैलेंस, बॉडी में जो एसिड बेस का बैलेंस है, फ्लूइड का बैलेंस है, उसको भी बना के रखता है प्रोटीन। The proteins from enzymes which speed up chemical reaction to millisecond that might otherwise take in years. जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, जो अगर वो नहीं होंगे तो उनको करने में सालों लग जाएंगे। सो इनका जो एक फंक्शन है वो ये भी होता है। एंटीबॉडीज दैट द बॉडी मेक्स टू फाइट इन्फेक्शन आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। जो एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी में है, जो इम्यून सिस्टम बनाती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, तो एंटीबॉडीज जो बनी प्रोटीन से होती हैं। नेक्स्ट इज इन सिचुएशन ऑफ एनर्जी डेप्रिवेशन, मतलब अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा है, फैट नहीं बचा है, तो अल्टीमेट जो है आपको एनर्जी जो मिलती है वो प्रोटीन से मिलने लगती है, जब वो सारी चीजें जो है वहां से एनर्जी प्रोवाइड करना बंद कर देती हैं। फिर हम बात करें सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के, तो अभी हमने पढ़ा दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट की बात करें तो यहाँ पर है आपका मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी आपको मिलते हैं प्रोडक्ट्स कहाँ से, एनिमल से, वो आ जाते हैं आपके कंप्लीट में। और जो भी आप लेते हैं प्लांट सोर्सेज वो आते हैं आपके इनकम्प्लीट में। फिर बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो अभी हमने पढ़ा था जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रो हम पढ़ चुके हैं, तो माइक्रो में यहाँ पर आएगा विटामिन विच इज आवर फोर्थ न्यूट्रिएंट। सो विटामिन क्या होता है, आपको विटामिन से कैलोरीज नहीं मिलती है, वो आपको एनर्जी नहीं देते हैं, बट स्टिल हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिक फंक्शन को करने के लिए आपको विटामिन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि कितने विटामिन चाहिए। सो देयर आर 13 डिफरेंट विटामिन जो आपको चाहिए। उस 13 में कुछ जो है वो वाटर सॉल्युबल है और कुछ जो है वो फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन बी एंड सी, बी के जितने भी हैं वो सब, और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं, एंड ए डी ई के जो है वो फैट सॉल्युबल में आते हैं। सो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो क्या है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है उससे फैट कंटेनिंग फूड में पाए जाते हैं। वो फूड जहाँ से आपको फैट मिलता है वहां से ही आपको ये विटामिन भी मिलते हैं। और ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके लीवर और एडिपोज टिश्यू में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कहाँ पर स्टोर होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर कर सकते हैं, बट जो वाटर सॉल्युबल है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो वो जाके स्टोर होते हैं आपके लीवर में। फिर है इफ फैट एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड, यानी अगर आपका फैट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन भी जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनमें भी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। फैट सॉल्युबल में इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको स्टोर कर सकते हैं, एक लंबे टाइम के लिए उन्हें स्टोर किया जा सकता है। फिर हम सबसे पहले बात करें विटामिन ए के बारे में, जिसका हम अगर केमिकल नेम की बात करें दैट इज रेटिनॉल।
फंक्शन क्या है, ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारे विजन, स्किन, जीन्स, ग्रोथ और इम्यून सिस्टम के लिए। सोर्सेज क्या है, लीवर, एग योग, बटर, होल मिल्क, इन सब में जो पाया जाता है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ड्राई और रफ स्किन हो जाती है, पुअर बोन एंड टीथ ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट जो है वो हिंडर होता है। फिर हम बात करें विटामिन ए के बाद हमारा विटामिन डी, तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी, तो अगर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है वो एक हार्मोन की तरह काम करता है जो कि इंटेस्टाइन, किडनी और बोन्स को टारगेट करता है। सोर्सेज क्या है, सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी, उसके बाद ऑयली फिश, एग योक, बीफ, यहाँ से भी आपको विटामिन डी मिलता है। एंड अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है, आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, स्केलेटल सिस्टम में डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसको हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करें विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, विच इज द केमिकल नेम। इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटीन्स को, डीएनए को, उन सबको प्रोटेक्ट करता है, किससे, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो। तो ये हमारी सेलुलर हेल्थ में प्रमोशन करता है, वो हमारी सेलुलर हेल्थ को प्रमोट करता है। सोर्सेज क्या है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, स्पेशली व्हीट जर्म एंड सनफ्लावर ऑयल। अभी हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है उनका जो सोर्स है वो वही सोर्स है जहाँ से आपको फैट मिलता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी जो है बहुत रेयर होती है, लेकिन इसकी डिफिशियंसी से होता क्या है कि जो भी प्री मैच्योर बेबी है उनका वेट बहुत कम होता है क्योंकि उनकी बॉडी में फैट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उनमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है। फिर बात करें व्हाट इज विटामिन के, विटामिन के को हम जिस नाम से जानते हैं दैट इज फिलोक्विनोन। इसका फंक्शन जो है वो बॉडी में इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। अगर बॉडी में विटामिन के जो है उसकी डिफिशियंसी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। सेकेंडली जो बॉडी में बोन प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म है उसमें ये हेल्प करता है। सोर्सेज की बात करें तो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज और उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स जो कि फैट का सोर्स है। डिफिशियंसी से होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो नोज ब्लीडिंग होने लगती है और इंटरनल हैमरेज हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। हम फैट सॉल्युबल पढ़ चुके हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो हैं जो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, जो कि यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं, आपको उसे रोज कंज्यूम करना पड़ता है। अगर आप उसका प्रॉपर कंजप्शन नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में उसकी डिफिशियंसी जो है वो हो जाती है। तो सबसे पहला है हमारा विटामिन B1 जिसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं यहाँ पर विटामिन उनके जो केमिकल नेम्स हैं या फिर जिन्हें आप साइंटिफिक नेम के नाम से भी कहते हैं वो आपको याद करने हैं, वो एग्जाम में बहुत आता है। तो विटामिन बी का फंक्शन क्या है, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इन सबको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और ये हमारी नर्व और मसल एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है, यहाँ पर जो सोर्सेज है फिश, मीट, होल ग्रेन, सीरियल्स, ये सब जो है इसके सोर्सेज हैं। इनके जो सोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए क्योंकि ये सारे बहुत सारे और कॉमन होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है, सिर्फ वही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जो सोर्सेज की बात करें तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी हो जाता है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर इसके बाद बात करें विटामिन B2 को जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये भी यहाँ पर फूड एनर्जी को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, स्किन, हेयर, ब्लड और ब्रेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बॉडी में सोर्स और स्वेलिंग को भी प्रिवेंट करता है। सोर्सेज क्या है, मिल्क, योगर्ट, चीज, एग, फिश, ये सब जो है वो उसके सोर्सेज हैं। डिफिशियंसी से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो जाती है तो इचिंग एंड इरिटेशन हो जाती है लिप्स में, आईज में, स्किन में। फिर बात करें विटामिन B3 के बारे में, दैट इज नोन एज नियासिन। जो नियासिन है उसका केमिकल नेम है। फंक्शन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी स्किन, नर्व्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सोर्सेज जो है दैट इज मीट, पोल्ट्री, फिश, फोर्टिफाइड एंड होल ग्रेन्स, ये सब इसके सोर्सेज हैं। डिफिशियंसी जो है इंपॉर्टेंट है, जो पेलेग्रा है ये आपकी B3 की डिफिशियंसी से हो जाता है। फिर बात करें विटामिन B5 के बारे में, इसको हम पेंटाथोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसके फंक्शन की बात करें सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द स्किन एंड हेयर, हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड लीजन्स, इसका ये फंक्शन है। सोर्सेज की बात करें देयर ऑफिल, मीट, एग, योक, फिश, ये सब उसके सोर्सेज हो गए। डिफिशियंसी से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डिफिशियंसी हो जाती है सो दिस कॉज फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारी चीजें जो है वो इसकी डिफिशियंसी की वजह से होती हैं।
नेक्स्ट इज विटामिन B6। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। उसके फंक्शन की बात करें तो ये आपकी बॉडी में अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है और न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करता है। एंड द थर्ड थिंग इज रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है विटामिन B6। सोर्सेज की बात करें तो चिकन, लीवर, फिश, ये सब इसके सोर्सेज हैं। डिफिशियंसी की बात करें तो इट कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर, एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम, कंफ्यूजन, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड इंसोमेनिया। ये सब जो चीजें हैं वो इसकी डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। फिर बात करें नेक्स्ट दैट इज आवर विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज विटामिन H। इसके फंक्शन की बात करें तो ये आपके हेयर, रूट, फिंगर, नेल्स एंड स्किन यहाँ पर फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। सोर्सेज की बात करें तो एग, मिल्क, वेजिटेबल, सीरियल्स, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। डिफिशियंसी से जनरल फटीग, नोजिया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पुअर स्किन एंड हेयर क्वालिटी, ये सारी चीजें जो है वो इसकी डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है विटामिन B9 जिसे हम फोलेट के नाम से जानते हैं, फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फंक्शन है वो सेल क्रिएशन और ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है। सोर्सेज जो है दे आर डार्क ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स, ये तो इसके सोर्सेस हैं। बात करें डिफिशियंसी की तो फोलेट की डिफिशियंसी से क्या है कि जो भी फोइटस है उसमें स्पाइन बिफिडा नाम की डिफॉर्मिटी हो जाती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फोलिक एसिड या फोलेट जो है उसकी डिफिशियंसी होती है, इसके साथ में अगर इसकी कमी है तो दैट ऑल्सो कॉज द एनीमिया। फिर हम बात करें नेक्स्ट की दैट इज विटामिन B12 जिसे हम कोबालामाइन के नाम से जानते हैं। उसका फंक्शन ये है कि ये फैटिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है, अमीनो एसिड का भी मेटाबॉलिज्म करता है और जो बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन भी करता है। सोर्सेज जो है इसके जो भी एनिमल ओरिजिन वाले फूड होते हैं वो इसके सोर्सेज हैं। डिफिशियंसी जो है उसमें डिफिशियंसी में एनीमिया आता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो फोलेट है वहां पर जो मिथाइल ग्रुप को एक्टिवेट करता है और उससे जो विटामिन B12 है उसका फंक्शन एक्टिवेट होता है। इसलिए जो फोलिक एसिड और कोबालामाइन है वो दोनों का जो फंक्शन है वो थोड़े से सिमिलर है। यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है एनीमिया, जनरल फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रिक एट्रोफी, न्यूरोमस्कुलर पेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी जो चीजें हैं वो B12 की डिफिशियंसी से होती हैं। एंड लास्ट विटामिन इज विटामिन C जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। एंड ये जो चीजें हैं यानी जो विटामिन B और C है ये आपको रोज इनटेक करने होते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। सोर्सेज की बात करें तो विटामिन C जो है वो सिट्रस फ्रूट जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं वहां से हमें मिलता है। डिफिशियंसी की बात करें तो स्कर्वी है, स्कर्वी यानी जो गम ब्लीडिंग है, गम में स्वेलिंग है, ये इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है। यहाँ पर कुछ हैमरेज भी हो जाते हैं स्किन के नीचे, यहाँ पर फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट, ये सारी जो चीजें हैं वो भी इसकी डिफिशियंसी से होता है। विटामिन C जो है वो इन्फेक्शंस के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कोलिन। कोलिन जो है वो विटामिन तो नहीं है बट इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट इज ऑफन ग्रुप्ड अंडर द B विटामिन। तो यहाँ पर जो कोलिन है वो आपके विटामिन में तो नहीं आता और जो आपने 13 विटामिन पढ़े उसमें भी नहीं आता बट स्टिल इट इज अ सब्सटेंस। तो कोलिन को हम कौन सी विटामिन कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इसका जो रोल है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर एंड प्लेटलेट फंक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर जो एल्जाइमर डिजीज है उसको प्रिवेंट करता है। एल्जाइमर का मतलब ऐसी डिजीज इसमें लोग जो है वो चीजें भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे 5वें न्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी में नर्व के फंक्शन को मेंटेन करते हैं। मिनरल्स को भी हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में नीडेड होते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादा होते हैं, इसको हम बल्क एलिमेंट्स भी कहते हैं। एंड सेकेंड इज माइक्रो मिनरल्स जिसे हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ट्रेस एलिमेंट्स क्या है, सो वो माइक्रो मिनरल्स ही होते हैं। फिर बात करें मिनरल्स की तो यहाँ पे सबसे पहला है कैल्शियम। जो कैल्शियम है वो आपकी बोन्स और टीथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपकी बोन और टीथ जो है वो कैल्शियम से ही बने हैं। ये बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन की रेगुलेशन का काम करता है, इंपल्स के ट्रांसमिशन में काम करता है क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में जब भी इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पे कैल्शियम आयन जो है वो हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम रिएक्शंस, इन सब में भी जो कैल्शियम है वो हेल्प करता है। सेकेंड इज मैग्नीशियम, वो भी हमारे बोन्स में होता है, में एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और फिर ये जो है बॉडी में ATP के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फिर हमारा फॉस्फोरस
फॉस्फोरस है वो हमारे बोन्स टीथ में होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। फिर बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम जो है वो नर्व एंड मसल एक्टिविटी के लिए काम करता है। हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में पोटेशियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनको बैलेंस करके रखता है, एंजाइम रिएक्शन का काम करता है, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी हेल्प करता है, वहां भी जो पोटेशियम आयन है वो हेल्प करते हैं। फिर बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम जो है वो बॉडी में स्टार्च और फैट को मेटाबोलाइज करता है, इंसुलिन की एक्टिविटी में काम करता है, मतलब बॉडी में जो भी ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करता है क्रोमियम। फिर बात करें कॉपर की, तो ये जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है, और आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, जो कि प्रोटीन है हमारी बॉडी के। फिर हम यहाँ पे बात करें फ्लोराइड की, तो उसमें टीथ और बोन्स में होता है। आयोडीन की बात करें तो जो थायराइड हार्मोन है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है आयोडीन, जो कि बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ब्लड सेल प्रोडक्शन, नर्व्स एंड मसल फंक्शन, इन सारी चीजों में हेल्प करता है। फिर जो आयरन है वो काम करता है बॉडी में ऑक्सीजन को लेने का, उसे कैरी करने का, रिलीज करने का। फिर ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मोस्टली दो जगह पे ही पाया जाता है, दे आर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, जहां पर जो आयरन है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है सो दैट प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। देन नेक्स्ट इज सेलेनियम, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, एंड द लास्ट वन इज जिंक। जिंक जो है एक वाइटल न्यूट्रिएंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि जीन एक्सप्रेशन का भी काम करता है और हमारी बॉडी में इम्यून फंक्शन के लिए भी काम करता है। फिर बात करें सिक्स न्यूट्रिएंट की, दैट इज वाटर, विच इज द लास्ट न्यूट्रिएंट। वाटर जो है वो भी किसी भी तरह की कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपकी बॉडी में 20% जो आपकी टोटल बॉडी में जितना वाटर होना चाहिए उसका 20% भी अगर लॉस हो जाता है, सो दैट में कॉज टू डेथ। 10% लॉस भी एक सीवियर डिसऑर्डर के लिए बहुत होता है। एक ह्यूमन बॉडी में 70% जो है उसकी बॉडी वेट का वो होता है वाटर, एंड दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन आवर बॉडी। वाटर के फंक्शन की बात करें तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जो भी वाटर है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, एंड ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है ताकि जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल रह सके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इतनी ही चीजें हैं आपकी हेल्थ एजुकेशन में जो कि आपके बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे डिजीजेस के बारे में, कौन कौन सी होती है, वो किस तरह से होती है, वहाँ पे कौन सा पैथोजन होता है। That all we will discuss in our next video. Till that, keep watching to this channel and don't forget to subscribe to this channel.